Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss JEE Mains 2024, 29th of January evening session. So let's start our discussion. ये हमारा पहला क्वेश्चन है, the ascending acidity order of the following H atom. देखो, acidic strength आपको अगर बताना है, organic में one of the best way to find the acidic strength is basically what? आप क्या करो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, एंड वी नो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. सो लेट्स फर्स्ट मेक द कॉन्जुगेट बेस. तो इसका पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं. देखो, सो इट विल बिकम व्हाट, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड दिस इज नेगेटिव. फिर इसका कॉन्जुगेट बेस, ये वाला एच हटाओ, एच प्लस के फॉर्म में, एच प्लस के फॉर्म में हटेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे. सो दिस विल बिकम व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव. इसका H हटाइए तो क्या बनेगा, CH3 C, दिस इज CH3 एंड अगेन दिस वन इज ऑल्सो CH3 नेगेटिव, एंड हियर इट इज व्हाट, CH3 CH2 एंड दिस इज नेगेटिव. ठीक है. एक और पॉइंट देखो, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, दिस इज व्हाट योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट. एंड वी नो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा है, 50% है, यहां पे 33.33% और यहां पे 25%. मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट मीन्स दिस कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, देन दिस एंड देन व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अच्छा, ये भी हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी व्हाट, मोर स्टेबल. सो नेगेटिव चार्ज ऑन दिस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो ये तो बात यहां से क्लियर है कि ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज व्हाट मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग ऑल दीज फोर. देन दिस वन, हाउ टू कंपेयर दीज टू. नाउ यू सी हियर, यहां भी C नेगेटिव है, यहां भी C नेगेटिव है. CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई. यहां पे 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा. प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो दिस इज मोर अनस्टेबल देन दिस वन, और रिलेटिवली दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, किसका कॉन्जुगेट बेस, ए का. उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बी का कॉन्जुगेट बेस, देन डी का एंड देन सी का. This is the order of the stability of conjugate base, and more the stability of conjugate base, more is the strength of acid. तो वही ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का. इनफैक्ट Ka का भी यही ऑर्डर हो जाएगा और pKa का इसका रिवर्स. तो देख लो, A सबसे ज्यादा, then B, then D, and then what, C. Option number 1 will be the right answer. Okay. Moving to the next question. क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में आपको बायोपॉलीमर दे रखा है और यहां पे मोनोमर. स्टार्च क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज. सेलुलोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड. एंड प्रोटीन इज व्हाट, अल्फा एमिनो एसिड. तो ए का सेकंड. सो दिस इज, दो ही ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ. उसके बाद बी का क्या है, थर्ड. तो यही आंसर होगा. बाकी अगर देखना है तो देख लीजिए आप, सी का फर्स्ट है, ठीक है, एंड डी का फोर्थ है. So for the second question, option number 4 will be the right answer. Now let's move to the next question. Match list 1 with list 2. Again यहां पे आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है और यहां पे pKa की वैल्यू दे रखी है. क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो इथेनॉल है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दैट इज व्हाट, CH3, हियर इट इज व्हाट, CH2 एंड दिस इज OH. उसके बाद फिनॉल देख लो. सो फिनॉल इज लाइक दिस, यहां पे फिनॉल. देन मेटा नाइट्रोफिनॉल है आपके पास, इस OH के मेटा पोजीशन पे लगा दो. एंड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल. अगेन यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना लो. तो H को हटाओगे यहां पे. सो इन ऑल द केस ऑक्सीजन माइनस विल कम. And here you see, in these three cases, oxygen, the negative charge on oxygen is getting delocalized with the ring. Okay. So in this case, O minus will be more stable than this one. So anyway, this conjugate base is least stable among all these four. तो इथेनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे कम होगा, तो उसका Ka सबसे कम होगा और pKa सबसे ज्यादा होगा. तो इथेनॉल का pKa सब कहां पे, A का
तो अगर ध्यान से देखो तो इससे भी आंसर निकल सकता है ना, एक ही ऑप्शन बचता है 4। सो बाकी भी चेक कर लेंगे अपन। यहां पे देखिए फिनॉल है, यहां पे मेटा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब NO2 का माइनस आई इफेक्ट होगा यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, -M। सो -M इफेक्ट विच इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट विल स्टेबलाइज दिस O नेगेटिव मोर देन व्हाट -I इफेक्ट, एंड यू कैन कंसीडर इट व्हाट रेफरेंस। तो सबसे पहले कौन आएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, मतलब इसका Ka सबसे ज्यादा या फिर pK सबसे कम। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, आई एम सॉरी, पैरा नाइट्रोफिनॉल का Ka सबसे ज्यादा और pK सबसे कम। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल pK सबसे कम, तो D का क्या हो जाएगा 3। देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड देन व्हाट फिनॉल। देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब आप जाओगे तो वहां पे एक टेबल बना हुआ है, यू नो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेबल। सो और वो ऐसा नहीं है कि मैं टेबल में आपको बोल रहा हूं कि आप उन वैल्यूज को आप याद रखिए, बिल्कुल नहीं, इट्स क्वाइट कॉन्सेप्चुअल। आप उन वैल्यूज को लेके और एक बार उस ऑर्डर को लिख दीजिए एंड देन ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दैट, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट। तो वो जो भी ऑर्डर आता है इससे याद रखना आपके लिए आसान होगा। और एक बार अगर आपने टेबल देख रखा है ना तो कभी कभी क्लिक भी कर जाता है एग्जाम में, राइट। जैसे C2H5OH का 15.9, तो वो क्लिक कर जाएगा आपको, तो इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ऐसा ही देखोगे तो इनफैक्ट अमाइन चैप्टर में भी बेसिसिटी ऑफ अमाइन के केस में एक टेबल बना हुआ है, मे बी यू नो the question can come from that particular table in April session, right? Fine. So please read NCERT. NCERT is quite important. 2024 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्टली पूछे गए। हम इस पेपर डिस्कशन के थ्रू भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा देखेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो HNO2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा N2 प्लस एंड वाटर के प्रेजेंस में अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 ही कार्बन है। सो दिस विल बी दिस विल नॉट बी द राइट आंसर, ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा बिकॉज दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकटाइन, और H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के कॉस्ट पे, तो H यहाँ जुड़ा। अब इस कार्बोकटाइन के पास कितने, 3 2 5 2 7 7 अल्फा H, तो I माइनस विल attach with this particular carbocation which is the most stable carbocation here, तो ऑप्शन 2 will be the right answer। थर्ड में देखो UV लाइट है ना, तो क्या हो जाएगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो Br पोजीशन यहां और यहां लग जाएगा, एडिशन नहीं होगा, CCl4 रहता तो एडिशन होता। और यहां पे देखो तो C2H5CONH2 Br2NOH, दिस इज व्हाट हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एंड हियर द प्रोडक्ट विल बी, इसको हटा दो तो C2H5NH2, यहां पे उन्होंने एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया है। So again, this is also incorrect. This is also incorrect. This is also what? Incorrect. So the correct, answer will be option number 2nd. Now we are moving to the next one. According to IUPAC system, the compound is named as. तो कैसे करना है देखो, OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से तो पहले आएगी, तो यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 and 6. So cyclo, then what? हेक्स, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या है आपका, इन है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, ऑल है, नहीं, और ई को ड्रॉप कर दीजिए, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K2MnO4। तो देखो K2MnO4 क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस 2K प्लस, और यहां पे MnO4 पे क्या आ जाएगा 2 माइनस, एंड दिस इज O2 माइनस, एज अ लीगेंड ट्रीट कर सकते हो। सो दिस इज योर ऑक्साइडो, एंड O2 माइनस है तो -2 इंटू 4 -8, Mn पे क्या चार्ज डालूं कि ओवरऑल 2 माइनस आ जाए, दिस इज व्हाट +6। तो एक बात तो क्लियर है कि Mn पे, Mn का ऑक्सीजन स्टेट +6 है, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और चूंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इन दैट केस Mn विल कम as what, manganate, it will not be manganese, so you can also ignore this particular option, थर्ड और फोर्थ तो नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड को देख लो, पोटेशियम द ओनली टेट्रा ऑक्साइडो मैंगनेट 6, यही होगा आंसर। यहां पे पर लगा रखा है, राइट। अच्छा, O2 माइनस को ऑक्सो भी कह सकते हो, ऑक्साइडो इज मोर प्रिफर्ड, राइट। सो यहां पे प्रॉब्लम इस पर से है, राइट। सो दिस ऑल्सो विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। सो 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A reagent which gives brilliant red precipitate with nickel ions in basic medium. Again a factual question, क्या होगा? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. देखो DMG माइनस जो होता है बेसिकली, राइट, या DMGH माइनस भी बोल सकते हो, और DMG माइनस, इट्स अ लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड. अब ये बाइडेंटेट लिगेंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट, निकल प्लस 2. उसके साथ वो रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनाता है. कैसा प्रेसिपिटेट है, एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, बहुत आसान है. तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना, देयर इज अ वे टू रिमेंबर दिस. देखो जैसे पहले ये बताओ मुझे आप कि बेंजीन का अगर ओजोनोलिसिस करोगे रिडक्टिव तो क्या बनता है, यहां से कर दो तो इट फॉर्म्स व्हाट, ग्लाइऑक्सिल, नहीं, C डबल बॉन्ड O H एंड दिस इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O H. तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, वी कॉल इट ग्लाइऑक्सिल. तो ग्लाइऑक्सिल है, तो यहां पे मैं बना रहा हूं C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज व्हाट अगेन H एंड हियर इट इज व्हाट H. ये तो ग्लाइऑक्सिल हो गया. अब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल है, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे. सो दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल. और यहां पे ऑक्साइम है, तो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन हमें पता है, दिस इज व्हाट योर, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O है, राइट, एंड हियर इट इज व्हाट योर हाइड्रोक्सिल अमीन, सो इट विल फॉर्म व्हाट, ऑक्साइम. यहां से वाटर निकाल दो तो एक्चुअली O की जगह क्या आ जाएगा, N आ जाएगा. नाउ O की जगह क्या आ जाएगा, N. हियर इट विल ऑल्सो कम व्हाट, N. और यहां पे एक OH, और जो DMG माइनस किया था ना, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो इस तरह से याद रखना थोड़ा आसान है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो को. अब इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से. एक काम और करना है, यहां पे बीच में क्या कर दो आप, Ni2 प्लस रख दो एंड हियर इट इज व्हाट अगेन N एंड हियर इट इज व्हाट अगेन N. ठीक है, एंड फिर से बस इसी को रेप्लिकेट करना है हमें. तो C एंड दिस इज व्हाट योर CH3, हियर इट इज व्हाट CH3 एंड इधर O माइनस होगा और इधर आपका O और H होगा. ठीक है, सो यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये जो निकल है, निकल 2 प्लस, उसको ये 4N डोनेट कर रहे हैं, 2N एक DMG के. मीन्स व्हाट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट हियर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड ओवरऑल तो न्यूट्रल होगा. सो दिस इज व्हाट Ni DMG ट्वाइस एंड यू कैन से इट इज व्हाट 0. सो दिस इज व्हाट योर रोजी रेड प्रेसिपिटेट and that is used for the detection of what, Ni+2 ion, right? So option number 4 will be the right answer. Now moving to the next question, question number 8. देखिए, phenol treated with chloroform in presence of sodium hydroxide which further hydrolyzed in presence of an acid results. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रिमर-टिमन रिएक्शन है. आपको पता है क्या बनता है रिमर-टिमन रिएक्शन में, सैलिसल्डिहाइड. क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड. तो OH एंड दिस इज व्हाट योर C डबल बॉन्ड O H. सैलिसिलिक एसिड ये तो नहीं होगा, CCl4 जब होता है तब सैलिसिलिक एसिड बनता है. यहाँ पे तो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है. डायोल ये नहीं होगा, यही ऑप्शन बचा. अच्छा, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड नहीं लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, इसको 1 ले लो, इसको 2, इसकी प्रायोरिटी पहले होती है, तो 2 हाइड्रोक्सी एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट मूव करते हैं. मैच करना है लिस्ट. देखो, तो लाइमन है आपके पास, बामर है, पाश्चन है, पी फंड है, राइट. तो लाइमन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है. तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में, यूवी रीजन, तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया. तो ए का 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज डन. बामर क्या हो जाएगा, बी का विजिबल रीजन. वैसे बामर के कुछ लाइंस जो लेटर लाइंस होते हैं, दे फॉल इन व्हाट, अल्ट्रावायलेट रीजन आल्सो, बट अगर एक ऑप्शन है तो बामर इज व्हाट, विजिबल. ओके, सो बामर इज व्हाट, विजिबल रीजन. पाश्चन इज इंफ्रारेड. ओके, बोथ आर इंफ्रारेड, सो वी हैव टू सी B4. तो ये तो नहीं होगा, सो ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट व्हाट, 3. तो अब C को 1 दे दो या 3 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहां पे हो जाएगा C 3rd and then D is what, 1, right. Passion infrared होता है, P fund far infrared होता है, like that. So this was your question number 9.
Now we are moving to the next one. On passing a gas X through Nessler reagent K2HgI4, a brown precipitate is obtained. That brown precipitate is what? Iodide of Milon space. And the gas X is ammonia. Again, straightforward information based question. देखो ये आया कहाँ से ये क्वेश्चन? सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आपने नहीं किया है आप जरूर कीजिए. मैं अभी कहूँगा कि अभी के लिए होल्ड पे रख दो इसको, क्योंकि अभी बोर्ड तुम्हारा पास में है और बहुत इंफॉर्मेशन लोडेड है ये वाला पीडीएफ. सो वंस योर बोर्ड इज कंप्लीट प्लीज गो थ्रू दैट. कर सकते हो अप्रैल वाले सेशन के लिए. दिस बिकम्स व्हाट इंपॉर्टेंट. इवन 27th अगर जनवरी 27th ऑफ जनवरी का जो शिफ्ट 1 था उसमें 2 क्वेश्चन थे उस अकेले एक शिफ्ट में इससे. सो द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसमें अगर देखोगे तो सिंपल है, K2HgI4 NH3 के साथ ये आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस देता है, HgO HgNH2I, राइट. So this was for what? Ammonia. Again the question was from here. Now we are moving to the next one. The product A formed in the following reaction NaNO2 plus HCl. ये क्या हो जाएगा? Diazotization. N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride बन जाएगा. और उसके बाद क्या है? Cu2Cl2 है, तो ये हट के Cl लग जाएगा. So it will form what? Chlorobenzene. Option number 3 will be the right answer. So identify the reagents used for the following conversion. देखो यहां पे क्या है? यहां पे आपके पास एल्डिहाइड है. दैट एल्डिहाइड इज व्हाट इन द हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज इंटैक्ट. OH एज इट इज है आपका. यहां पे बस ये जो एस्टर है, एस्टर हैज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एल्डिहाइड. यही हुआ है ना? एस्टर क्या किस में कन्वर्ट हुआ है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है. ओके, सो इन दिस केस बेसिकली ध्यान से देखो, क्या ला हो सकता है? ला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ला? बिकॉज ला तो इवन एल्डिहाइड को भी क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा. सो ला इज नॉट पॉसिबल. ला इज नॉट पॉसिबल. डाइबल एच सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा एस्टर का और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में. तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज नॉट पॉसिबल. नाउ यहां से यहां जब चलते हैं हम तो क्या है तुम्हारे पास? NaOH है. एंड हियर दैट मीन्स व्हाट? एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है. तो इसको मैं प्रोडक्ट आपको बना के दिखाता हूं. यू सी हियर, this is what? OH, and here it is ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर में कर लेते हैं इसको C डबल बॉन्ड O H. और इस कार्बन से है ना 2 OH H भी लगा हुआ है ना, इससे 2 H लगा देते हैं, राइट. एल्डोल कंडेंसेशन का आपने प्रोडक्ट बनाया होगा फाइनल, राइट. तो हम लोग जब OH हटाते हैं, मतलब करते क्या है? सिंपल, अगर तुम्हारे पास R C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट H है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन से, अल्फा कार्बन से 2 H हटाओ और यहां से O हटा दो और वाटर निकाल दो, राइट. तो प्रोडक्ट बन जाता है. सो व्हाट विल बी दिस? हियर इट विल बी कहां गया? दिस वन. सो दिस इज CH2 एंड हियर C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज व्हाट? H. तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से आपने वाटर निकाल दिया. सो इट विल बिकम व्हाट? ये तो कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5. सो 5 मेंबर्ड रिंग विल फॉर्म फ्रॉम हियर. तो यहां से एक तो 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, एक क्या बना लो आप? 5 मेंबर्ड रिंग बना लो. एंड दिस इज व्हाट? C डबल बॉन्ड O H एंड दिस इज OH. यही बन जाएगा, ठीक है. यही बन रहा है यहां पे, राइट. अब देखो यहां से यहां अगर आप देखो ध्यान से तो CHO इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? CH3. दैट मीन्स आपने क्या यूज किया है? इवन इफ यू सी द ऑप्शन इट इज वुल्फ किस्नर एंड व्हाट? क्लेमेंशन रिडक्शन. अब वुल्फ किस्नर और क्लेमेंशन में से कौन सा एक है? वो उसके लिए हमें OH को देखो. OH इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप. तो OH अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है और OH रिप्लेस हो गया है यहां पे डबल बॉन्ड से, दैट मीन्स व्हाट? वी हैव यूज्ड क्लेमेंशन रिडक्शन. वुल्फ किस्नर में तो इसको कुछ नहीं होगा, OH विल रिमेन सेम, राइट. क्लेमेंशन में it will what? It will convert it into what? This double bond will form. That means we have to opt out of these two because of the presence of this acid sensitive group. We are opting Clemenson reduction. Okay. So option number 4 will be the right answer for this particular question. Moving to the next one. Which of the following acts as a strong reducing agent, right? देखो लैंथेनॉइड्स हैं. अब लैंथेनॉइड्स में जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +3 है. अगर आपके पास +4 ऑक्सीजन स्टेट है तो उसकी टेंडेंसी क्या है? +3 में आने की.
तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वो किसी और को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज, दैट मींस दैट विल एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई +2 में है तो +2 से उसकी टेंडेंसी किस में जाने की होगी, +3 में, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब किसी और को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, दैट मींस दैट विल एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे +2 में देख लो, +2 में यूरोपियम इज देयर, तो U+2 विल एक्ट एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, chromatography technique based on the principle of differential adsorption is are, तो पहला है column chromatography and thin layer chromatography. Again information, column and thin, that will be the answer, so A and B, paper is not. एक बार अगर NCERT रेफरेंस इसका देखना है तो देखो 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है वहां पे अगर देखोगे, सो दिस इज व्हाट गिवन क्लियरली, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम एंड व्हाट, थिन। तो यही दो ऑप्शंस यहां से उठा के उन्होंने क्वेश्चंस बना दिए, राइट। द लास्ट क्वेश्चन वाज कॉलम एंड थिन, द फर्स्ट ऑप्शन वाज कॉलम एंड द सेकंड ऑप्शन वाज थिन लेयर, राइट, क्रोमेटोग्राफी। Moving to the next question, which of the following statements are correct about Zn, Cd and Hg? They exhibit high enthalpy of atomization as the d subshell is full. No, they exhibit what? Low enthalpy of atomization. अब d subshell full है, unpaired electron नहीं है, right? तो वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, सो देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी लो। तो हमें क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ए तो इनकरेक्ट है, मतलब ए वाला ऑप्शन तो गया। Zn and Cd do not show variable oxidation state while Hg shows +1 and +2. Hg शो करता है, Hg +1 में इस फॉर्म में रहता है, Hg2 एंड Hg+2 भी। सो मर्क्यूरस आयन एग्जिस्ट इन दिस वे, राइट, Hg2 यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है Hg के बीच में, राइट, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर यू कैन से। तभी तो जब आपने वांट ऑफ फैक्टर वगैरह देखा होगा तो Hg2Cl2 को आपने कैसे डिसोसिएट किया होगा, Hg2 एंड +2 Cl-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पे तो 3 ही हुए हैं। अगर 2Hg+1 +2 Cl-1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, उस केस में 4 हो जाएंगे। तो ये सही है स्टेटमेंट, बी इज करेक्ट। तो बी करेक्ट है, मतलब 4 भी अब नहीं है कंपटीशन में। अब चलते हैं सी पे। कंपाउंड्स ऑफ जिंक Cd एंड Hg आर पैरामैग्नेटिक। नो, दे आर नॉट पैरामैग्नेटिक, दे आर व्हाट, डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सी भी गलत हो गया, तो बचा क्या, एक ही है, डी देख लेते हैं। Zn, Cd, Hg आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स। यस, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, राइट, बिकॉज अगेन द मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉट, you know, it's weak because of the unavailability of what, unpaired electron in 3D, right? So first option will be the right answer for this question. चलो आगे बढ़ते हैं। The element having the highest first ionization enthalpy, अब देखो पहले तो इसका हम लोग देख लेते हैं पोजीशन। So this is what, कार्बन है, नाइट्रोजन है, देन यहाँ पे सिलिकॉन है, एंड देन यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है। अच्छा देखो, नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा होगा, नहीं, कार्बन का सिलिकॉन से ज्यादा होगा, और सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। सो द ऑर्डर विल बी व्हाट, ऑर्डर भी लिख सकते थे बट हमें तो हाईएस्ट बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यहां पे ऑर्डर भी लिख सकते थे, इट्स क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्काइल हाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड, मींस RX को आपको कन्वर्ट करना है RNC में, और अगर करना है यहां पे कन्वर्ट तो क्या यूज करेंगे, वी यूज व्हाट, AgCN। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Ag और C के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। सो हियर बेसिकली व्हाट, N इज देयर व्हिच एक्ट्स एट व्हाट, कार्बन ऑफ RX, राइट। सो इसलिए बॉन्डिंग जो होती है वो RNC, इस तरह से बॉन्ड बनता है। अगर KCN लोगे तो उस केस में RCN बन जाएगा, राइट। यहां पे तो आइसोसाइनाइड बनाना है अपने को। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following will show geometrical isomerism? देखो, geometrical isomerism में दो restricted rotation होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब restricted rotation किसकी वजह से हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड की वजह से या फिर रिंग की वजह से। अब यहाँ पे रिंग में हम कभी नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोच रहे हैं, देखो अगर रिंग में देखो तो एटलीस्ट 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही पे है, एंड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको तो नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसमें रिंग के बेस पे तो यहाँ पे Gi नहीं होगा। अब डबल बॉन्ड के बेस पे देखते हैं। यहां पे देखो, इस कार्बन पे HBr अलग है, यहां पे अगर देखो तो इस साइड से चलो या इस साइड से चलो आप, इन्वायरमेंट सेम है, सो दैट मींस दिस विल नॉट शो Gi। इस केस में देखो तो इस कार्बन पे दोनों H सेम हो गए, दैट मींस अगेन दिस विल नॉट शो Gi। दोनों कार्बन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, नहीं। अब यहां पे देखिए तो CHBr, ये दोनों तो डिफरेंट है,
और अगर इधर से चलो तो Br आता है, इधर से चलो तो यहां पे क्या आएगा, H आएगा। तो यस, द दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल शो अबाउट Gi, और इस केस में अगेन यहां पे H2 हो गया, तो फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नो, फ्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन होता है, राइट। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है -348 के आसपास, और फ्लोरीन की -328। तो ये तो गलत है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, फॉल्स। हमें क्या बताना था, हमें बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू। दूसरा देख लेते हैं, ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अगेन इंफॉर्मेशन देखो, पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो इनकी वैल्यूज भी इवन दे रखी हैं, राइट। और ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी बार आ चुका है, मुझे लगता है कोई एग्जाम बचा भी हुआ है जिसमें ये ना आया हो, राइट। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इट्स क्वाइट, I mean -141, then it is what, -200, then it is -195, then it is what, -190, and this is what, -174. So order is what, sulfur, then selenium. मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं, टेलुरियम, देन पोलोनियम, एंड देन व्हाट, ऑक्सीजन। अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं तो ऑक्सीजन सबसे पीछे आ रहा है, राइट। और ग्रुप 17 किसी को भी उठा लो तो दैट विल बी मोर नेगेटिव देन व्हाट, ग्रुप 16। सो यू कैन से ऑक्सीजन का लीस्ट नेगेटिव है और क्लोरीन का मोस्ट नेगेटिव है, एंड देन व्हाट, इट इज फ्लोरीन, लाइक दैट। तो सेकंड तो सही है। यहां पे वैसे भी हमें केवल ग्रुप में देखना था, मतलब ग्रुप 16 में तो ऑक्सीजन का लीस्ट नेगेटिव है ही। सो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। Anomalous behavior of oxygen is due to, देखो, that is due to small size, high electronegativity, and unavailability of 2d orbital, right? तो क्या है, small size, नहीं ये तो नहीं होगा, low electronegativity है, small size and what, high electronegativity, unavailability of 2d orbital भी अगर रहता तो कह सकते थे, that can be also one of the option because of that anomalous behavior of oxygen. Right, I mean the reason behind this anomalous behavior of oxygen, or even you can say fluorine, or even you can say nitrogen, same answer more or less for all these three elements, second period elements. So question 20 का आंसर कौन था, small size and high electronegativity, option number 3। चलो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। The total number of anti bonding molecular orbital, ABMO के बारे में आपको बताना है, formed from 2s and 2p atomic orbital। तो 2s से तो क्या बनेगा, एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा और एक क्या बनेगा, सिग्मा 2s। तो इससे तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। और अगर 2p से देखो तो 2p से एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा, पाई 2px, पाई स्टार 2px, एंड दिस इज व्हाट, पाई स्टार 2py, एंड दिस इज व्हाट, सिग्मा स्टार 2pz, assuming z is the internuclear axis. So here how many ABMO, 3, and here 1. So answer क्या हो जाएगा इसका, 4. So this is question number 21, 4. Moving to the next one, question number 22. The oxidation number of iron in the compound formed during Brown ring test. तो वो Brown ring complex होता है, क्या बनता है देखो, Fe, H2O5, and this is what, NO, and here it is SO4. देखो होता है यहाँ पे Fe एक्चुअली क्या है, ऐसे समझ लो, नेट ऑक्सीजन स्टेट इज व्हाट, +1, इसका +1 है, और NO भी यहाँ पे +1 में होता है, राइट। सो इट विल बिकम व्हाट, +2, H2O तो न्यूट्रल है, और SO4 पे क्या है, -2 है। Fe +2 में होता है और NO न्यूट्रल होता है, बट NO एक्चुअली जो अपना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, 7 + 8 15 हो गया ना, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन, वो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को वो किधर शिफ्ट कर देता है, Fe को दे देता है। तो Fe बिकम्स व्हाट, +2 से +1, एक इलेक्ट्रॉन लेके, और NO जो है वो NO+ में कन्वर्ट हो जाता है। सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं चाहता हूं रेफरेंस देख लो, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी ने यहां से उठाया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप जाओ, प्रॉब्लम नंबर 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, अब शायद 6 हो गया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया उन्होंने। सो प्रॉब्लम 7.1 अगर देखो तो इस केस में बेसिकली
कि एज इट इज ए सेम, बस थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया है, डाटा चेंज कर दिया, मोर और लेस क्वेश्चन इज सेम। देखो एक और इसमें प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है कि इनको रिएक्शन देना चाहिए था, राइट, रिएक्शन इन्होंने दिया नहीं, ओके, बिकॉज इफ यू विल चेंज द कोफिशिएंट केसी विल व्हाट चेंज, ओके, बट एनीवे हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट योर N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट 2NH3 गैस। अच्छा NH3 को इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर मेंशन है कि इट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम N2 एंड H2। तो NH3 तो प्रोडक्ट साइड में आने वाला है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो इधर ही आएगा, ओके। नाउ यू सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका निकालना है Kc, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप NH3 का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, राइट, ओके। सो इसको थोड़ा देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 2.25 डिवाइडेड बाई, यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 27 आ जाएगा, तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। और 10⁻⁻2 का यहाँ 10⁻⁻4 आएगा, यहां से -6 और -8 ऊपर जाएगा, तो 10⁻8 इंटू 10⁻�4, तो ये 10⁻4 हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दो मतलब 100 इससे एडजस्ट कर ले रहा हूं मैं, सो 225 डिवाइडेड बाई व्हाट 54 इंटू 100। नाउ यू सी इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये कितना हो जाएगा 54, तो ये 216 हो गए, फिर 90, सो 4 9 बचा, तो 4.9, तो 90 तो मतलब 4.16 हुआ ना, 36 बचा, सो 36 360 हो गया, सो इट विल बी व्हाट 6, तो ये 324 हो जाएगा, फिर से 36 हो जाएगा, मतलब इट विल बी व्हाट 1666 लाइक दैट, राइट, इनटू 100। तो 4.16 को इसमें 4.17 लिख सकते हो, and 4.17 into 100 that is what 417. So answer for this question will be what 417. Moving to the next question, question number 24. देखो मोलैलिटी ऑफ 0.8 m H2SO4 सॉल्यूशन, इसकी मोलैलिटी आपको निकालनी है और डेंसिटी दिया हुआ है 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसका एक वैसे फॉर्मूला भी है, बट अगेन कितना फॉर्मूला याद रखोगे, इट्स क्वाइट कॉन्सेप्चुअल, मैं समझाता हूं आपको, इसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बहुत सारा 0.8 m H2SO4 पड़ा हुआ है, बहुत सारा, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया है, जिसकी मोलैलिटी कितनी दे रखी है, नहीं मोलैलिटी में निकालनी है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है 0.8 m। देखो 1 लीटर क्यों लिया, तुम 2 लीटर भी ले सकते हो, 3 लीटर भी ले सकते हो, 1 लीटर ही क्यों लिया, क्योंकि 1 लीटर ले लेंगे तो जो मोलैलिटी होगी वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नहीं सॉल्यूट का। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये आपने 1 ले लिया है तो मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगा। सो दैट मीन्स इस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे, 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4। अच्छा एक चीज और, अगर इसकी जो मोलैरिटी है वही इस 1 लीटर H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन की भी मोलैरिटी होगी, बिकॉज इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चाहे तुम इतना सॉल्यूशन लो एक पर्टिकुलर, या इतना लो या इतना छोटा सा ले लो सॉल्यूशन, राइट, सबकी मोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी जो हम मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी छोटा वाला m, मोलैलिटी निकालेंगे, वही मोलैलिटी इसकी भी होगी, राइट, तो वही कर रहे हैं हम। अब देखो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 लीटर H2SO4 तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। तो यहां पे अभी तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो आ सकता है, लेकिन हमें नीचे चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो 1 लीटर को ऐसे ले लो आप
1000 ml और 1.06 ग्राम पर ml। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 1000 ml है और ये 1.06 है, सो इट विल बिकम व्हाट 1060 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अभी मास ऑफ सॉल्यूशन आया, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो इसमें से मास ऑफ सॉल्यूट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.8 है, इसका मोलर मास कितना होता है 98 होता है, तो 98 इंटू 0.8, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, इससे क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव यू मास ऑफ सॉल्वेंट, बट मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे में क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अपॉन 1000 कर दो, तो ये ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 800, यहां पे क्या है ये 1060 है, एंड दिस विल बिकम व्हाट, इसको 100 माइनस 2 कर लो, तो 100 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 80, एंड 2 इंटू 0.8 1.6, तो 80 माइनस 1.6 करो तो कितना हो जाएगा 78.4। सो 800 डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, एंड दिस विल बी 81.6, नहीं 981.6। सो ये m आ गया, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको 10⁻³ में चाहिए, तो आई एम लीविंग द कैलकुलेशन पार्ट विथ यू गाइज, राइट, ओके, डू इट। This was the conceptual part of this particular problem. Now we are moving to the next question. If 50 ml of 0.5 m oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, the amount of NaOH is 50 ml of given NaOH solution is, right? तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस वाले पार्ट को पकड़ो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या है आपका H2C2O4, इसके नंबर ऑफ एन फैक्टर क्या होता है इसका 2 होगा, राइट, ये दोनों H एसिडिक होंगे, सो दोनों O से जुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों H एसिडिक होगा, तो यहां पे एन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। आपको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड that must be equals to number of equivalent of NaOH for complete neutralization, ठीक है, for complete neutralization। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट कर ले या फिर चलो इक्विवेलेंट भी कर लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे मोलैरिटी है 0.5 इंटू 2, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, दैट विल गिव यू नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो नॉर्मेलिटी हो गया, इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो 50/1000 कर दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी 1000 वाला एक फैक्टर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मान लो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है N2 है, तो जो नॉर्मेलिटी होगी वही क्या होगी, मोलैरिटी भी होगी, क्योंकि एन फैक्टर तो NaOH का 1 है। सो सिंपल मोलैरिटी M2 ले लेते हैं इंटू 1, दिस इज व्हाट द नॉर्मेलिटी विच इज नथिंग बट N2, और इंटू क्या कर दो इसका वॉल्यूम ले लो, कितना है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 25/1000, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखो मोलैरिटी ऑफ NaOH आ गया, कितना आया, अगर आप देखो तो 50, ये कितना हो गया 2, तो 2 2 जा 4.2, 4 इंटू 0.5, तो ये 2 हो गया, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई 2m, मतलब NaOH की मोलैरिटी आ गई 2m। अब क्या करना है आपको, इस 2m मोलैरिटी वाले NaOH का आपने 50 ml लिया है, आपको बताना है उसमें NaOH कितना होगा, तो उस 50 ml में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2 इंटू 50/1000, राइट, सो दैट विल बिकम व्हाट 1/10 मोल। हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट इन ग्राम। सो मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल कम व्हाट 4 ग्राम। सो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2-formyl hex 4-enoic एसिड, पहले वर्ड रूट उठा लेते हैं, तो देखो C C C C C C, देन 4 पोजीशन पे इन है, एंड देन इट इज व्हाट ओइक एसिड। पहले तो फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जो 2 डिग्री सफिक्स है अपना COH। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन ये फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 4, तो यहां पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो 4 इन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे हमें फॉर्माइल लगाना है, सो दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज व्हाट H।
बाकी तो क्या करना होगा, हाइड्रोजन लगा दो, बस टेट्रावैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक ही लगेगा। यहां पे भी कितना लगेगा, एक लगेगा। यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक। यहां पे भी एक लगेगा, राइट। यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक। और इधर तो नहीं, इधर ऐसे देख लो, ओके। अब काउंट कर लो। तो पहले तो हमें पाई बॉन्ड देखना है, तो पाई बॉन्ड एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। सिग्मा बॉन्ड देख लो। सो दिस व्हाट, 1, एक पेयर ऑफ एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So 3 plus 19, that is what, 22. So answer will be what, 22. This was question number 26. Now we are moving to the next one. देखो क्या है, the half life of radioisotopic bromine 82 is what, 36 hours. The fraction which remains after 1 day, मतलब वो disintegrate हो रहा होगा, और remains after 1 day मतलब क्या, कि it's like, तुम्हें एक तरह से क्या निकालना है, देखो Ca by Ca naught. Ca naught is what the initial amount and Ca is what, whatever is left after 1 day. तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले देखो ln क्या होता है, ln Ca naught अपॉन Ca इज इक्वल्स टू क्या होता है, Kt होता है, राइट। और K कैसे निकालेंगे, K हाफ लाइफ से निकाल सकते हो। वी नो फॉर दिस इट्स अ रेडियोएक्टिविटी है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ क्या होता है, ln2 बाई K होता है। तो यहां से K निकाल लो, तो K विल बी व्हाट, ln2 बाई T हाफ। सो यहां से ln Ca नॉट बाई Ca निकाल लेते हैं, और हमें चाहिए क्या, Ca बाई Ca नॉट, तो वहां से आ जाएगा। देखते हैं पहले K क्या हो जाएगा, देखो तो ln2 बाई व्हाट, T हाफ। T हाफ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है ना, 36 आवर्स। सो दिस इज व्हाट, 36। और यहां पे T, हमें T निकालना है, मतलब ये T एक्चुअली T पे निकालना है कि ये कितना बचा होगा। तो T कितना है, वो आपका 1 डे है। 1 डे मीन्स व्हाट, 24 आवर्स। सो हियर इट इज व्हाट, 24। बस अब यहां से Ca नॉट बाई Ca आ जाएगा, तो उससे Ca बाई Ca नॉट आ जाएगा, नहीं। तो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो पहले तो इसको 2.303 लॉग कर देते हैं। 2.303 लॉग Ca नॉट बाई Ca इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 2 इंटू, यहां पे ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इंटू 2/3। दिस 2.303 कैंसिल आउट, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो 0.3010 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.6020 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस वैल्यू विल बी, ये क्या हो जाएगा, 0.2006। और देखो इसका मतलब आ गया यहां से log Ca नॉट बाई Ca इज इक्वल्स टू 0.2006। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये तो Ca नॉट बाई Ca ही हो जाएगा, एंड एंटी लॉग ऑफ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.587। So Ca नॉट बाई C आ गया 1.587। Now understand what is Ca नॉट। Ca नॉट जो आपका शुरू में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल अमाउंट था किसका, Br ब्रोमीन 82 का, और Ca जो है वो एक दिन के बाद जो बचा हुआ है। Ca वैसे भी क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज रिमेन्ड एट टाइम T। सो दिस इज व्हाट द अमाउंट विच इज रिमेन्ड आफ्टर 1 डे, एंड दिस इज व्हाट द इनिशियल अमाउंट। आपको क्या निकालना है, the fraction which remains after 1 day, means you have to calculate what, Ca by Ca naught। तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 by 1.587 हमें करना है। सो 1 by 1.587 कर लोगे, या फिर चलो मैं कर देता हूं, बोलोगे हर क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, तो हम कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1000 by 1587, राइट। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, देखो ये इसको ले लो आप, सो दिस विल बी 0.6, सो 900, और 900 हो गया ये 9000, और प्लस 480 और प्लस 42, तो 9522, नहीं।
सो दिस विल बिकम 9522, तो बचेगा कितना 478 बचा नहीं, सो 478 तो 4780, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स कर लो तो 0.63 के आसपास आ रहा है, एंड 0.63 को आप क्या लिख सकते हो 63 इंटू 10⁻⁻², नहीं ये 3 टाइम्स ही हो जाएगा ना 45, और हाँ 3 मतलब ठीक है 63 इंटू 10⁻², सो आंसर विल बी व्हाट 63 फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Moving to the next one. Standard enthalpy of vaporization for CCl4 is 30.5 kilojoule per mole. Heat required for vaporization of 284 gram of CCl4. यार it's at constant temperature, ये बहुत आसान है. एक मोल को अगर वेपराइज करना है तो 30.5 किलोजूल चाहिए, तो इतने ग्राम को करने के लिए तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है गिवन मास, सो दिस इज 284, और CCl4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 4, तो 142 हो गया, एंड 142 प्लस 12 तो ये कितना हो जाएगा 154. तो बस आंसर क्या हो जाएगा, टू वेपराइज दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ CCl4 वी नीड व्हाट, एक मोल के लिए इतना चाहिए तो इतने मोल के लिए दिस इनटू दिस, सो दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी व्हाट फॉर द वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएगा देखिए, दैट विल बी 284 डिवाइडेड बाई 154 इंटू दिस विल बी व्हाट, कहां गया 30.5 किलोजूल पर मोल. नहीं इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा, सो इसको साइड में कर ले, लेट्स कैलकुलेट इट. 284, देखो पहले तो इसको क्या करो ना, इसको यहां पे 10 कर देते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 284 बाई 10 कितना हो जाएगा 28.4. इसको मैं क्यों साथ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है 154 का अगर डबल करोगे तो 308 आता है, नहीं तो इसको थोड़ा ऐसे देख सकते हैं, और 305 को ऐसे लिख लिया 308 माइनस 3 अपॉन व्हाट 154, नहीं ऐसे लिख लिया. अब देखो इसको सेपरेट कर लो, तो 28.4 इंटू ये वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 2 माइनस 3 अपॉन 154, नहीं अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 28.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56.8 माइनस 28.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 154. अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कुछ 85.2 आएगी, नहीं 85.2 अपॉन 154, ये 0.5 से तो ज्यादा ही आने वाला है, नहीं 72 रहता तो 0.5 आता, 72 से ये बड़ा है न्यूमरेटर आपका, तो ये वैल्यू तो 0.5 से बड़ी ही आने वाली है, और अगर 56.8 में से अगर तुमने 0.5 घटाया तो वैल्यू 0.3 से तो नीचे ही आएगी. दैट मीन्स व्हेन यू विल इसका जब राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है. सो द 56 किलोजूल विल बी द राइट आंसर. चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कांस्टेंट करंट वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AuCl4 माइनस between gold electrode. After a period of 10 minutes, the increase in mass of cathode was this much gram. The total charge passed through the solution. तो देखो एक्चुअली AuCl4 माइनस से गोल्ड क्या हो रहा है आपका डिपॉजिट हो रहा है Au. तो पहले तो n फैक्टर निकाल लो, दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट इक्विवेलेंट मास, फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा लेंगे. तो यहां पे ये कितना हो जाएगा -4, तो ये कितना होगा +3, तभी तो ओवरऑल -1 आएगा. तो ये +3 से कहां जा रहा है 0 में, दैट मीन्स n फैक्टर हियर इज व्हाट 3. तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो आपको Au का, सो दैट विल बी मोलर मास दिया हुआ है ना 197, तो 197 अपॉन व्हाट 3 इन दिस केस. अब फर्स्ट लॉ लगा लो, तो फर्स्ट लॉ क्या है, तुम्हें इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड ये दिया हुआ है, इतना मास डिपॉजिट हुआ होगा कैथोड पे, तो इतना इंक्रीज हुआ है 1.314 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा Z इंटू Q, और हमें Q निकालना है, नहीं तो Z कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, तो 197 बाई 3 अपॉन 96,500 एंड इंटू क्या हो जाएगा Q. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, यहां से Q देखिए आप, Q विल बिकम व्हाट 1.314 इंटू 3 इंटू 96500 अपॉन 197 हो गया, ठीक है.
नाउ यू सी यू हैव टू कैलकुलेट इन फैराड, तो इसको हटा के मैं क्या कर दे रहा हूं यहां पे फैराड लिख दे रहा हूं. 96,500 कूलम इज नथिंग बट 1 फैराड, तो इनटू 1 फैराड बोल दो, ऐसे कर लो. ठीक है, अब क्या है 1, इसको यहां पे हमें 10⁻⁻2 भी लाना है ना, तो इस पॉइंट को मैं इधर ले जा रहा हूं और ऐसे लिख दे रहा हूं 131.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 10⁻². इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 394.2 394.2 divided by 197 into 10⁻², and this value will be 2 point something, राउंड ऑफ करोगे तो 2 हो जाएगा. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 का सेकेंड ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, इनफैक्ट आवर लास्ट क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ जीरो डायपोल मोमेंट. CH4 जीरो डायपोल मोमेंट होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका भी क्या होगा जीरो डायपोल मोमेंट होगा. नेट नहीं. H2O इसका तो डायपोल मोमेंट होता है, HF का भी डायपोल मोमेंट होगा, NH3 का भी होगा, तो ये नहीं लेंगे, हमें जीरो डायपोल मोमेंट देखना है ना, तो म्यू जीरो होना चाहिए. CO2 यस, C डबल बॉन्ड अगेन लीनियर, तो ये भी होगा. SO2 नहीं होगा, इट्स व्हाट एंगुलर, सो दिस विल नॉट. तो कितने हो गए देखो, CH4 BF3 एंड व्हाट CO2. सो दीज 3 मॉलिक्यूल्स विल हैव व्हाट जीरो डायपोल मोमेंट. सो दिस वाज योर 29th of January second shift or evening shift, right? I hope you found this particular discussion useful. Thank you so much for watching.